किया था और जब 3 जून को इसका उद्घाटन सत्र था तब भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैंने उनसे कुछ व्यवस्थाएं जताई। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता जो 16 मार्च से लगी थी, घोषित की गई थी, वो प्रभावी थी। 4 तारीख को मतगणना होनी थी। उसके परिणाम के उपरांत भारत के महामहिम राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित सांसदों की सूची सौंपने के साथ माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को उस आदर्श आचार संहिता का समापन करना था, जो निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद ही होती है। इस नाते मैंने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में चाहते हुए भी एक लोक सेवक होने के नाते और जनपदीय पुलिस का मुखिया होने के नाते मैं शिरकत नहीं कर सकता। कारण कि हमारी भूमिका रेफरी की होती है। जब तक हम इस सेवा में हैं तब तक रेफरी की ही भूमिका में होना चाहिए, हमें खेल में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां खेल में शामिल होने वाले लोग जिस आयोजनों में हो। लेकिन आदर्श आचार संहिता के दौरान इतनी बंदिशें होती हैं कि उस समय फिर इस तरह के आयोजनों से दूरी बनाए रखना ही ठीक होता है, वन्यता किस क्षण उस आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए हम खुद भी नहीं समझ पाए। खैर, आयोजकों ने मेरे उस अनुरोध को स्वीकार किया। न आने के लिए मेरी क्षमा याचना को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसी के साथ एक शर्त रखी कि इसका समापन 8 तारीख को होगा और 8 तारीख तक तो शायद आचार संहिता हट जाएगी। हमने कहा शायद नहीं, मुझे भी लगता है कि पूरी तरह यह रहेगा कि 8 तारीख तक हट जाएगी। और तब अगर किन्हीं तरह की कोई ऐसी अनिवार्य अपरिहार्य बैठकें न हो गई, कोई और इस तरह की कोई बात नहीं हो गई, तो मैं जरूर आऊंगा। मैं इस क्षण से स्वयं को वंचित नहीं रखना चाहता और निश्चित रूप से आज मैं अगर इस आयोजन में किन्हीं विघ्न कारकों के नाते न आ पाता तो मुझे शायद इस बात का मलाल होता कि मैं ऐसे अच्छे आयोजन में नहीं जा पाता। हम पुलिस के लोगों की एक मजबूरी है जो हर अच्छे कार्यक्रम में मैं जरूर जाके कहता हूं। हमारी दिनचर्या दुष्ट ग्रहों पर निर्भर है। अगर दुष्ट ग्रहों की कृपा थी तो मैं आपके बीच आया, अगर उनकी कृपा न होती तो कोई ऐसा विघ्न वो कर देते, मैं वहां होता, मेरी शासकीय जिम्मेदारी होती, मैं आपके बीच न आ पाता, एक माफीनामा और भेज देता। लेकिन तो सबसे पहले धन्यवाद उन दुष्ट ग्रहों को है जिन्होंने 5 बजे का समय जो निर्धारित हुआ था उसमें किसी तरह का विघ्न पहले से नहीं डाला, अब तक नहीं डाला। अगर इसके बाद डालेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपसे मिल चुका है, आपके जज्बे को देख चुका और निश्चित रूप से इन बेटियों के जज्बे को मेरा सलाम है। आते ही जिस तरह की कमांड थी, जिस तरह की ड्रिल थी और गेट में घुसने से पहले ही जिस तरह का वर्दी और लाइन फॉर्मेशन, जिस तरह का लाइनअप था, आपका परेड फाइलिंग थी, वो देख के मुझे लगा कि बहुत उच्च कोटि का प्रशिक्षण है। मैंने जो लोग मुझे गाइड कर रहे थे उनसे यह पूछा कि इनको प्रशिक्षण क्या एनसीसी के लोगों ने दिया है, तो पता चला नहीं। सेना से जो रिटायर्ड लोग हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वर्दीधारी संगठनों से रिटायर्ड लोग जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वो हमारे प्रशिक्षक तैयार करते हैं और फिर हमारे प्रशिक्षक जो नए कैडेट्स भर्ती होते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब गुरुजी ने ये बताया कि यहाँ जो आपके सामने हैं यह सभी प्रशिक्षक हो गए हैं, अब आगे ये ट्रेनिंग देंगे। और निश्चित रूप से आपकी कमांड, आपकी ड्रिल देख करके ये मैं कह सकता हूं कि आप सभी एक कुशल और सफल प्रशिक्षक साबित होंगे। इस आयोजन के बारे में और इस संगठन का जो अखंड हिंद फौज
का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में कल शाम को थोड़ी चर्चा गुरुजी और ओझा जी साथ साथ गए थे तो वहां हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यह संगठन राष्ट्र निर्माण की दिशा में इस तरह के सैनिकों का निर्माण कर रहे हैं, जिनके रोम रोम में, जिनके रग रग में, जिनके खून पसीने की एक एक बूंद में कहीं न कहीं से वो राष्ट्रवाद को पिरो रहे हैं। यहां दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करने के लिए मां भारती की तस्वीर के साथ दो तस्वीरें और हैं। एक मैं कह लूं प्राचीन भारत में, जो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमें पढ़ाई जाती है, तो एक प्रागैतिहासिक काल है, लेकिन उसके बाद जब हम चलते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत के शिल्पी महामानव चाणक्य की तस्वीर है, और दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर, संगठक, मुखिया, जो भी हम कह लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। और इन तस्वीरों के सामने जब ये बच्चों की परेड खड़ी थी, जिस अंदाज में खड़ी थी या इस समय जिस अनुशासित अंदाज में ये बैठी है, उनको देख करके मुझे लगता है कि ये तस्वीरें लगाई गई हैं। और सामने से जब हम विद्यार्थी थे, उस दौर का एक शेर मुझको याद आया। मुझे अपनी मेमोरी को कई बार रिफ्रेश करना पड़ा और फिर लगा कि आपसे चर्चा करते समय कहीं मैं भूल न जाऊं, तो मैंने इस पर लिखना भी चाहा, लेकिन सिर्फ लिख लिया है। मेमोरी मेरी रिफ्रेश हो गई थी, तो मुझे लगा कि ये बच्चे कह रहे हों सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने, इस तस्वीर के सामने, महामानव चाणक्य जी की तस्वीर के सामने, दोनों ओर से दोनों हमारे महामानव मां भारती के इधर उधर कह करके इस तरह से खड़े हैं, बैठे हैं। उनके सामने बैठी ये बेटियां शायद ये कह रही हैं कि इस अंधेरे में उजाले का सहारा ले लो। कोई दौर अंधेरे का नहीं होता, हर दौर एक चुनौती का दौर होता है, और अगर चुनौतियां न आए तो इतिहास न गढ़ा जाए। चुनौतियां आती ही इसीलिए है कि इतिहास गढ़ना होता है, और कोई एक इतिहास पुरुष पैदा होता है। अंधेरों का भी, अंधेरों से निराश नहीं होना चाहिए। अंधेरे एक सृजन की ओर इशारा करते हैं कि कोई महामानव पैदा होगा, कोई इन अंधेरों को चीरने वाला पैदा होगा। तो मुझे लग रहा था कि ये बेटियां कह रही हैं, इस अंधेरे में उजाले का सहारा ले लो, इस अंधेरे में उजाले का सहारा ले लो, न हो दीप तो ये दीप हमारा ले लो, और खून के बदले जो दे देते हैं आजादी, उनसे कह दो कि खून दोबारा ले लो, उनसे कह दो कि खून दोबारा ले लो। यानी इस देश को अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा खून देने के लिए हमारी बेटियां तैयार हैं, ये कहीं से पीछे नहीं है। और मेरी बेटियों, कोई राष्ट्र उतना ही समृद्ध होता है, उतना ही मजबूत होता है, उतना ही संस्कारवान होता है, जितना उस देश की बेटियां होती हैं।